डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम मीटिंग। बता दें कि नोएडा किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। बता दें कि डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम मीटिंग हुई। नोएडा पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी, तीनों प्राधिकरण के सीईओ और संबंधित अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। किसानों से जुड़े आम सहमति वाले मुद्दे कैंप लगाकर निपटाने के आदेश दिए गए। संबंधित अधिकारी शासन स्तर पर बात करके किसानों से जुड़े मुद्दों को निपटाए। सीएम योगी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपना काम तेजी से करना शुरू किया। उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिद्धराज सिंह ने क्षेत्र में किया भ्रमण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता रखने वाले हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धराज सिंह ने अपने युवा साथियों के साथ भ्रमण कर अपने का हालचाल जाना। क्षेत्र की राजनीति में एक अलग वर्चस्व रखने वाले पूर्व सांसद कुंवर सिद्धराज सिंह के बेटे युवाओं में खासी लोकप्रियता रखने वाले कुंवर सिद्धराज सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि हर वर्ग के युवाओं का उनसे अलग ही लगाव है। कुंवर सिद्धराज अपने युवा साथियों के साथ भ्रमण के दौरान मोहल्ला लठेता निवासी दिवंगत पंडित भगवान स्वरूप शर्मा के तहसील के समीप प्रतिष्ठित ओम स्पेलर पर पहुंचकर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रतिष्ठान पर मौजूद भगवान स्वरूप शर्मा के छोटे बेटे विशाल शर्मा ने मिलकर हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने की बात भी कही। इस दौरान उनके साथ राजा गुप्ता, रवि सिंह, मोहित चौहान, विपिन सिंह, पुष्पराज सिंह, विक्की सोलंकी, राहुल चौहान, स्पेंद्र यादव, शिबू अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। तहसील सदर में मंडलायुक्त की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं वास्तविक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र बरेली डॉक्टर राकेश सिंह की उपस्थिति में जनपद बरेली के तहसील सदर स्थित सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त ने समस्त अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त जन समस्याओं को समयबद्ध एवं वास्तविक निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में जो भी शिकायत करता है उसके शिकायत पत्र पर मोहर तथा पर्ची अवश्य लगाई जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण किया जाए उससे दूरभाष पर वार्ता कर शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट है या नहीं कि जानकारी के उपरांत ही रिपोर्ट लगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित न रहे। संपूर्ण समाधान दिवस की मॉनिटरिंग शासन स्तर से होती है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सदर गोविंद मौर्य, तहसीलदार सदर सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने अदालत में वाद दायर करते हुए कहा कि जहां पर शहर की जामा मस्जिद है वहां पर पूर्व में नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसके सबूत उपस्थित हैं। आज भी मूर्तियां, पुराने खंभे, नीचे सुरंग है। पूर्व में यहाँ पास में ताला हुआ करता था। जब मुस्लिम आए तो मंदिर को तोड़ा गया और कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग को फेंक दिया गया था, जिसे दो संतों द्वारा उठाकर थोड़ी दूर पर एक मंदिर मिलाकर स्थापित किया गया, जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। तो बता दें कि बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद शमसी मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सुनवाई करते उस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। वर्ष 2022 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद ने बहस करते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मस्जिद 850 साल पहले बनाई गई थी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मुख्य सचिव का प्राधिकरणों को समस्याओं को सुलझाने का आदेश, परंतु समय तय नहीं की। प्रेशर रिलीज करने और दबाव खारिज करने में केवल भाषाई अंतर के अलावा बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा के अधिकारियों को किसानों के मुद्दों को प्रमुखता सुलझाने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जो किसानों की समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं ले रहे हैं। मुख्य सचिव के इस आदेश और इस चेतावनी का क्या अर्थ है? यहाँ के किसानों की समस्याओं को कब तक सुलझा लिया जाएगा? मुख्य सचिव ने ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मृतक का डुप्लीकेट बनकर 7 करोड़ की जमीन के सौदागर 3 गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर एसपी सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में इज्जतनगर पुलिस ने करोड़ों की जमीन के फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है। 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजू उर्फ राजदीप ने 2 लाख रुपए लेकर खुद को संतोष टंडन के रूप में पेश किया और 7 करोड़ रुपए की जमीन का एग्रीमेंट कर दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में राजू उर्फ राजदीप सहजनपुर हेतराम भोता निवासी, बबलू कश्यप मथुरापुर सीबीगंज निवासी और ख्वाजुद्दीन तिलियापुर निवासी शामिल है। एसपी मानुष पारिक ने बताया कि जमीन का असली मालिक संतोष टंडन था, जिसकी मृत्यु 2003 में हो चुकी थी। संतोष के भाइयों विजय टंडन और किशन टंडन की भी मृत्यु 2024 और 15 में हो गई। इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी गांव के 3 भाइयों की 7 करोड़ रुपए की जमीन थी। तीनों भाइयों की मृत्यु के बाद यह जमीन अभिलेखों में उनके नाम पर ही दर्ज थी। इस जानकारी का फायदा उठाकर नन्हे अहमद, बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन ने जमीन को संतोष टंडन और विजय टंडन के नाम पर दर्ज करवाया। फिर विजय टंडन से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जमीन संतोष टंडन के नाम पर कर दी। आरोपितों ने राजू और राजदीप को 2 लाख रुपए देकर फर्जी संतोष टंडन बनने के लिए तैयार किया। राजू के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर बैंक खाता खुलवाया। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जमीन का सौदा पीलीभीत के राइस मिलर अर्पित अग्रवाल और अन्य लोगों के साथ 1.75 करोड़ रुपए में किया गया। आरोपितों ने बैंक खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जमीन के एग्रीमेंट कर मॉडल टाउन निवासी कारोबारी चरण कमलजीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने जमीन को अपनी संपत्ति बताया। इसके बाद पीलीभीत के राइस मिलर अर्पित अग्रवाल ने चरण कमलजीत सिंह को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी, ऐसा बताया जाता है। इस धमकी के आधार पर बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें मामले का पर्दाफाश हुआ। इस बीच प्रियंका टंडन नामक महिला सामने आई। उन्होंने खुद को संतोष टंडन की बेटी बताते हुए एसएसपी से शिकायत की। प्रियंका का आरोप था कि उनके दिवंगत पिता के नाम पर फर्जी पहचान पत्र बनाकर जमीन का एग्रीमेंट किया गया। आरोपितों ने फर्जी संतोष टंडन बने राजू को डीजीपी कार्यालय में पेश कर चरण कमलजीत सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन मामले की जांच के दौरान चरण कमलजीत सिंह ने संतोष टंडन का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिससे फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। इज्जतनगर थाने में इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा प्रियंका टंडन ने दर्ज कराया, जिसमें अर्पित अग्रवाल, नितेंद्र नाथ मिश्रा, पुरुषोत्तम गंगवार, अंकुर कुमार जायसवाल, राजकुमार, ओम प्रकाश, नन्हे अहमद और नरवीर शर्मा को आरोपी बनाया गया। दूसरा मुकदमा पीलीभीत के रहने वाले हनुमान राइस मिल मालिक अर्पित अग्रवाल ने दर्ज कराया, जिसमें बबलू कश्यप, ख्वाजुद्दीन, नन्हे अहमद और अन्य लोगों को फर्जीवाड़े 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दोषी ठहराया गया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। प्राचीन भारत के साथ दिखाई देगी विकसित भारत की तस्वीर। जी हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी की। तो बता दें कि गंगा यमुना के संगम तट पर सदियों से प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ के मेले में प्राचीन भारत की छवि के अनुसार अजीब और गरीब शक्ल सूरत वाले बाबाओं, नागा साधुओं, लोक कलाओं को देश दुनिया से देखने आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों के उत्तर प्रदेश के विकास गाथा को देखने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 15 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने जा रहे हैं कुंभ मेले में ऐसी विकास यात्रा को दुनिया भर के कुंभ यात्रियों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। इस बार का कुंभ मेला कई महीनों में विशेष होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इतने बड़े आयोजन में अपने प्रबंध कौशल से तो चकित करने ही वाली है। कुंभ मेले की सदियों पुरानी पारंपरिक छवि के तहत राज्य में चल रही संपूर्ण और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से भी देश दुनिया के आगंतुकों को परिचित कराने जा रही है। मेले में सरकार के विभिन्न विभागों और विकास प्राधिकरणों को अपने विशेष विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में चल रही भविष्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बोनी कपूर तथा भूटानी ग्रुप की कंपनी बेबियो द्वारा विकसित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को प्रमुखता से प्रदर्शित और प्रचारित किया जाएगा। कुंभ मेला विकास प्राधिकरण द्वारा ईडा को प्रदर्शनी स्थल के लिए 1800 वर्ग मीटर 100x200 वर्ग फुट भूमि को आवंटित किए जाने का पत्र जारी कर दिया गया। यह भूमि मेला क्षेत्र के सेक्टर 23 में आवंटित की गई है। प्रदर्शनी स्थल पर ईडा क्षेत्र में विकसित हो रही अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मॉडल तथा पोस्टरों के माध्यम से दिखाया जाएगा। ईडा के विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि कुंभ मेले में देश दुनिया के समक्ष अपने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ईडा बहुत उत्साहित है। इसी प्रकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों, मंत्रालय और प्राधिकरणों को प्रदर्शनी स्थल आवंटित किए जा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेले को लेकर विशेष रुचि ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले की व्यवस्थाओं पर सीधे नजर रखे हुए हैं। उल्लेखनीय कि 2019 में संगम तट पर आयोजित कुंभ मेले में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, आगंतुकों की सुविधा, सुरक्षा तथा हर स्तर पर उत्कृष्ट प्रबंध कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक मिसाल कायम की थी। इस बार सरकार प्रबंधन क्षमताओं को और बेहतर कर सके व्यवसायिक उपयोग पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों और साधुओं व सपेरों के साथ ऊंची उड़ान भरने वाली परियोजनाओं को भी देखना अद्भुत होगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।